नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछें हमें। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। अगर कोई जब भी सवाल भेजे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए ही सिर्फ सवाल इस नंबर पर भेजें। चलिए, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो मेहमान हैं हमारे साथ। जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज अच्छी रिकवरी की कोशिश यहाँ पर हो रही है। अब गोल्डमैन सैक्स का एक नया टारगेट आ गया है। पहले 2023 के लिए उन्होंने $125 का लक्ष्य दिया था, जिसे घटाकर अब $108 कर दिया है। हालांकि उनका अभी भी बुलिश व्यू बना हुआ है, यानी तेजी का नजरिया कच्चे तेल पर बना हुआ है। और जिस तरह की सप्लाई की चिंता है, ऐसे में उन्हें लग रहा है कि तेजी आगे भी दिख सकती है। और 2024 दिसंबर तक के पोजीशन में उन्होंने लॉन्ग पोजीशन की ही बनाने की सलाह दी है। तो ये कुछ व्यू है गोल्डमैन सैक्स से। और एक अहम बैठक भी है 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस की। उनकी उत्पादन को लेकर किस तरह की पॉलिसी में चेंजेज अब होते हैं, क्या उत्पादन में कटौती का सिलसिला जो शुरुआत हुआ था वो क्या आगे भी बढ़ सकता है, नवंबर के लिए भी बढ़ सकता है। हालांकि अक्टूबर के लिए उन्होंने रोजाना 1 लाख बैरल कटौती का ही फैसला किया था, क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो एक अहम बैठक है अगले हफ्ते में। अब केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में किस तरह की चाल आप आने वाले समय में देख रहे हैं, और जिनका ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पर उन्हें किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं, और ऑप्शंस में भी कोई रणनीति हो तो बता दीजिए। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। डेफिनेटली कच्चे तेल में अगर हम देखें तो एक साइकिल बना हुआ है। हमने देखा था 95 से $90, फिर बाद में 90 से 85 का रेंज बना था। बट ये जो गेन आई है वो 2 कारण से आई है। पहला कारण डेफिनेटली हमने देखा है कि एक साइकिल बना हुआ है जो गिरावट के बाद अब रिकवर कर रहा है। बट दूसरा इंपॉर्टेंट है जो हरिकेन के अपडेट आए, हरिकेन इयन जो वो अब एक हरिकेन का रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं जो ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है उसको इंपैक्ट करना चालू कर चुका है, जिसके चलते हमने ये रैली आते हुए देखी है। तो टाइमिंग हो सकता है कच्चे तेल में ये तेजी कंटिन्यू रहे। अपसाइड में हमें लगता है कि 6450 से 6500 तक का लेवल दिखा दे, बट थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए, बिकॉज दूसरी तरफ हम देखते हैं रिसेशन या जो डिमांड कंसर्न्स बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमें बिल्कुल लेके चलना चाहिए, जो 6320 पे लिया जा सकता है, 6450 पे ले सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 6400 का कॉल 300 रुपए में लेके चलिए, जो 450 तक का लेवल दिखा सकते हैं। ओके, यानी 6400 कॉल खरीदने की सलाह है यहाँ पर केडिया जी की तरफ से। जिगर, आपकी सलाह क्या है क्रूड में? गुड इवनिंग। यस डेफिनेटली क्रूड है। मुझे लगता है कि प्राइसेस अगर 64-20-30 का लेवल से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम है और ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है और ऊपरी स्तरों पर 6580 तक के भी लेवल्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो यस, ये मोमेंटम जरूर तेजी का रहेगा बट शॉर्ट टर्म रहेगा। बट यस, शॉर्ट टर्म के लिए तेजी करके चलना चाहिए। 6350 या फिर 6430 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पर खरीदारी करे। 6270 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टारगेट है वो 6580 तक के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी महीने भर में करीब 25% की गिरावट के बाद अब देखिए आज 2% तक की तेजी यहाँ पर आज दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हल्की रिकवरी की कोशिश है और MCX पर भी 586 रुपए के ऊपर है। केडिया जी, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? देखिए, नेचुरल गैस में भी वेदर कंडीशन तो इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमने रिसेंटली वेदर चेंजेस में देखा था। तो एज ऑफ नाउ डिमांड हम बोल सकते हैं कि ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस ढंग से ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो ईरान ट्रैक किया गया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इसकी वजह से प्राइजेस को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट मिल सकता है। इंटरनेशनल प्राइजेस के अंदर अगर हम देखें तो रिसेंटली हमने काफी बड़ा फॉल प्राइजेस में आते हुए देखा था, जो लगभग हमने $60 का जो एक माइटी लेवल उसको तोड़ चुके थे। बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस सस्टेन कर रहा है और $7.5 से लेकर $8 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। तो अगर 7.5 के हिसाब से अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि प्राइजेस वापस नेचुरल गैस अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल से जो रिकवरी आई है वो 600-610 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। तो एक रिकवरी कंटिन्यू रहेगी जो 610 तक का लेवल दिखा दे। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हीरा लाल राजसमंद से हैं। ताज़ा भाव पर गोल्ड और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? जिगर, क्या सलाह देंगे इनको गोल्ड में और नेचुरल गैस में?
बस ये सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई है। उसका रीजन है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा एक पॉज बना हुआ है जिसकी वजह से एक सपोर्ट मिला है। तो ये एक फैक्टर मुझे लगता है कि इंट्राडे या 1-2 दिन का मोमेंटम के लिए थोड़ा अपसाइड का मोमेंट रहेगा, बट अगेन ये सिर्फ एक पुल बैक मोमेंटम है। गोल्ड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए, यानी कि सपोज अगर प्राइस सेंसेक्स पे 49,450 का लेवल, ये जोन ब्रेक हो जाता है तो वो ब्रेकआउट पे खरीदारी करे, वहां काफी अच्छा कंफर्मेशन रहेगा, एक अच्छी रैली और मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो 49,450 ब्रेकआउट के ऊपर खरीदारी करें। 49,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन टारगेट रहेगा और 49,300 के टारगेट से बाइंग कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट पे खरीदारी करें, 49,450 का लेवल रहेगा। नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे ओवरऑल बायस तेजी लग रहा है। मुझे भी लगता है कि 605 से 610 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। नेचुरल गैस में 582 583 का लेवल्स अगर मिलता है, वो काफी अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी के लिए। 570 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा और जैसे कहा 605 610 के टारगेट्स के लिए वेट करके चल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। केडिया जी, कॉपर में क्या करे क्रिश? देखिए, पूरे बेस मेटल मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में हमने काफी अच्छी वॉलिटिलिटी बनते हुए देखी है। नो डाउट डॉलर की तेजी की वजह से करेक्शन जरूर आया था, बट कहीं ना कहीं अब कॉपर 630 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक करंट मार्केट से एक बार लेके चल सकते हैं। अपसाइड लिमिटेड है, 638 से 640 तक का लेवल देख सकते हैं। दर्शक हमारे साथ अवंती जोशी हैं। चांदी 70,000 कब तक जाएगी और 6 महीने के लिहाज से चांदी का व्यू जानना चाह रही हैं। 6 महीने में चांदी कहां तक जाती दिख रही जिगर आपको? चांदी की बात करें तो एज कम्पेयर टू जो करंट सिनेरियो है, मुझे लगता है कि सिल्वर में ऊपर का पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। डिस्पाइट भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हम देखा है कि गोल्ड में किसी का मोमेंटम अभी भी शुरुआत नहीं हुआ है, अभी अच्छे से हायर लेवल्स पे होल्ड कर रही है। तो 6 महीने का अगर ड्यूरेशन दिखे तो मुझे लगता है कि चांदी तकरीबन 60 से 62,000 के बीच में एवरेज प्राइस हम मिल सकता है। तो 60-62,000 का मोमेंटम अपसाइड का रहेगा चांदी में। तो चांदी में खरीदारी करके चले। जहां तक 70,000 के लेवल की बात है, मुझे लगता है कि ओवरऑल सिल्वर में मोमेंटम तेजी का रहेगा, बट जो 70,000 का टारगेट है उसके लिए थोड़ा चांदी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा लंबा समय रह सकता है, 1 से 1.5 साल के लिए। बिकॉज चांदी बीइंग अ सिल्वर ये सेफ हेवन के लिए उतना ज्यादा डिमांड नहीं है, बट इंडस्ट्रियल मेटल्स की तरह अगर मोमेंटम करना स्टार्ट करे और ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो जब इंप्रूव होगा तो सिल्वर में काफी अच्छा मोमेंटम आएगा। तो जब ये फंडामेंटल्स चेंज हो गए तब जाके सिल्वर में काफी अच्छी तेजी आएगी और तब जाके हम 70,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकता है। फिलहाल के लिए 6 महीने का ड्यूरेशन 60 से 62,000 का लेवल आ सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ सुखविंदर है बठिंडा से। कॉटन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, कॉटन को लेकर क्या लग रहा है? उत्पादन तो इस साल काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान जताया जा रहा है। 15% पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है। आपका अनुमान क्या है और कॉटन के भाव किधर जाएंगे आगे? देखिए, क्वार्टर में अक्टूबर 1 में तो अराइवल प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते हमें लगता है प्राइसेस के अंदर दबाव देखने मिलेगा। बट रिसेंटली हमने देखा कि 2-3 हफ्तों के लो पे आइस कॉटन जाता हुआ दिखाई दिया और आज आप देखेंगे तो 2% की तेजी है। जिस ढंग से हरिकेन इवन हिट हुआ है तो फ्लोरिडा और नियर बाय एरियाज में कॉटन क्रॉप पे भी ये कंसर्न है, जिसके चलते इंटरनेशनल में आइस कॉटन में बढ़ोतरी आई है। बट डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल के चलते एज ऑफ नाउ कोई बड़े गेन्स नहीं आए। बट मुझे लगता है इंटरनेशनल को देखते हुए और डोमेस्टिक मार्केट में भी जो मौसम खराब हुआ है उसके चलते थोड़ा बहुत गेन्स देखने मिल सकता है। तो आई थिंक 32,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, छोटा जंप रहेगा, बट बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है बिकॉज इस बार क्रॉप साइज थोड़ी सी अच्छी है पिछले साल के मुकाबले और रिसेशन के चलते यार्न मार्केट भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स नहीं दिखा रहे। तो थोड़ा आइस मार्केट को देखते हुए पुल बैक आ सकता है, बट ओवरऑल सैलॉन जंप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। ओके, अगले दर्शक है बुद्धिराम है रायपुर से। हल्दी में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। हल्दी में क्या लग रहा है केडिया जी आपको? देखिए, हल्दी में हमने पहले भी कहा था कि जो सोइंग हुई है या कैरी ओवर स्टॉक है डिमांड के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिसके चलते प्राइजेस अपसाइड नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने एक जबरदस्त गिरावट जरूर देखी है प्राइजेस में, बट 6800 से 7300 का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट पॉजिटिव कोई फिगर्स ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। 7350 के ऊपर जाने पे टेक्निकली एक बाउंड दिखेगा क्योंकि क्रॉप साइज अच्छी है। उम्मीद की जा रही है कि Q4 में जैसे दिवाली के नियर बाय डिमांड में थोड़ी बहुत रिवाइवल आ जाए, बट एज ऑफ नाउ 6800 से 7350 का जो जोन है इसी में मार्केट ट्रेड करेगा। अगले दर्शक है राजेंद्र सिंह है बड़ोदरा से। नेचुरल गैस का 1 हफ्ते का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। जिगर, 1 हफ्ते का क्या रेंज देखते हैं आप नेचुरल गैस में?
नेचुरल गैस में जिस तरह से बात की, अभी जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो तेजी का है। इमीडिएट टारगेट जो 605 610 तक के लिए है। ओवरऑल अगर मोमेंटम अच्छा रहता है, इन्वेंटरीज की रिपोर्ट भी अवॉइडेड रहेगी, तो मुझे लगता है कि अगर ये एक्सटेंडेड रैली अगर आती है, तो नेचुरल गैस का जो पूरा मोमेंटम है वो 625 तक के टारगेट्स की पॉसिबिलिटी है। हालांकि नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल है, फंडामेंटली ड्रिवन है। कोई भी न्यूज आती है तो रिवर्स मूव भी काफी स्टार्पली आता है। तो जो भी पोजीशंस बनाए स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ मेंटेन करें। जो इंट्राडे ट्रेडर है 570 का स्टॉप लगा के चले, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो मुझे लगता है कि 555 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और 625 के हफ्ते भर के टारगेट के लिए वेट करके चल सकते हैं। ओके, यानी 555 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। 625 तक के टारगेट के लिए पोजिशनल ट्रेडर हैं वो वेट कर सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ मनीषा हैं पलवल से। 2 से 3 दिनों के लिए लेड अक्टूबर वायदा पर नजरिया जानना चाह रही हैं। केरिया जी, क्या लग रहा है लेड में आपको अगले 2 से 3 दिनों में? देखिए, एज ऑफ नाउ अगर लेड की बात करें तो सभी मार्केट के अंदर सबसे अंडर परफॉर्मिंग लेड रहा है, क्योंकि अभी भी सप्लाई साइड कंसर्न्स मार्केट में बने हुए हैं। बट आज जिस दिन से पूरे बेस मेटल में रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है, कॉपर, जिंक, तो लेड में मुझे लगता है 170 के सपोर्ट से मार्केट में एक बाउंस देखने मिल सकता है, जो 74 75 तक का लेवल दिखाएगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं लग रही, टाइमिंग कंसर्न। एज एंड व्हेन अगर चाइना से कोई आउटकम आता है तो प्राइजेस को सपोर्ट मिल सकता है। तो आई थिंक लेके चलिए, बट 174 175 के ऊपर प्राइजेस एज ऑफ नाउ जाएंगे नहीं। थोड़े कम प्रॉफिट के लिए लेके चला जा सकता है। टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम कर लीजिएगा मनीषा जी कि 170 का स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल के आसपास का लगा लीजिएगा। जिगर, आपकी राय क्या है लेड पे? सी लेड की अगर देखें तो लेड में काफी सुस्त मोमेंटम रहता है, रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट मुझे लगता है कि लेड में एक फॉल बैक और रिकवरी हो सकती है। बट अगेन मेरा भी मानना है कि तकरीबन 174.50 से 175 का रेंज है, वहीं तक ही अपसाइड लिमिटेड रहेगी। दूसरी तरफ अगर 170 के बिलो अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो और फर्दर गिरावट आ सकती है। तो 170 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा, अपसाइड लिमिटेड रहेगी 175 तक के लिए। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। ग्वार सीड का जनवरी 2023 तक का दायरा क्या रहेगा जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्या दायरा आप देख रहे हैं ग्वार सीड में जनवरी 2023 तक? देखिए, लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि अगले 15-20 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नो डाउट प्राइस 5,000 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है। ड्रॉप साइज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने देखा था स्विंग पीरियड था, तो स्विंग में काफी अच्छी इजाफा हुआ था, जिससे माना जा रहा था कि 1 करोड़ 25 लाख के आसपास का प्रोडक्शन हो सकता है। बट अब माना जा रहा है कि 70-80 के आसपास की फिगर की, तो जो वेरिएशन है काफी ज्यादा है। तो अगले 15-20 दिन में एक्चुअल क्रॉप स्टैंडिंग पता चलेगी, जिसके बाद हम आगे तक का व्यू ले सकते हैं। टाइमिंग अगर रेंज की बात करें तो मुझे लगता है 4850 से लेके 5400 का एक दायरा रहेगा। नो डाउट डिमांड धीरे धीरे आगे जाके इंप्रूव होगी, चाहे हम कच्चे तेल के साइड की बात करें या यूरोप मार्केट में जो अभी एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था। तो ओवरऑल अभी 4850 से 5400 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने के तेल मार्केट को लेकर, और आज हमारे साथ अजय झुंझुनवाला साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के, नए प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सबसे पहले भाव की ही बात कर लेते हैं कि भाव में जिस तरह की हम नरमी देख रहे हैं, चाहे वो सनफ्लावर हो जो महीने भर में 14% दाम कम हो चुके हैं, 17% तक पाम तेल के दाम कम हुए हैं, बाकी खाने के तेल के भी दाम घट रहे हैं, और उसका असर रिटेल में भी हो रहा है। रिटेल में भी भाव देखिए, हालांकि रिटेल में रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन अभी भी भाव एक महीने के मुकाबले अगर तुलना करें तो काफ़ी कम नीचे आ चुके हैं। झुंझुनवाला साहब, क्या लग रहा है ये गिरावट जारी रहेगी खाने के तेल में? बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। झुंझुनवाला साहब, आपसे मेरा सवाल है खाने के तेल को लेकर, क्या लग रहा है खाने के तेल की कीमतों में जो नरमी चल रही है ये आगे भी जारी रहेगी? एक्चुअली अभी जो हम लोगों को फीडबैक्स हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है आगे 5 से 10% की गिरावट और मेंटेन रहे, क्योंकि इंडोनेशिया में जो स्टॉक्स वगैरह हैं वो अभी भी हाई हैं, आर वेरी एग्रेसिव सेलर्स। तो इस वजह से अभी प्राइसेस थोड़े से और 5% नीचे जाने की उम्मीद है, ऐसा राय है। सर, अब अगला सवाल होगा वायदा को लेकर। वायदा जो बैन हुए थे पिछले साल खाने के तेल में, चाहे वो क्रूड पाम तेल हो, मस्टर्ड सीड्स हो या फिर सोयाबीन हो, आप लोगों का स्टांस क्या है? अब सी के नए प्रेसिडेंट के तौर पर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से सेबी को चिट्ठी वगैरह भी लिखी है कि वायदा को वापस से शुरू किया जाए, और क्या मांग है आप लोगों की? वायदा बाजार को लेके जो
ये का स्टैंड है या एससीए की जो एडवाइस है सरकार को, वो ये है कि वायदा जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। हमारी सोया क्रॉप आने वाली है और बिना वायदा बाजार के जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि हम इन्फ्लेशन को कम करें, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट जो इंपोर्टर्स जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रिलायंट बायर्स बन रहे हैं मार्केट में और उनको काफी नुकसान होता है। जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो भी पार्टी हेज कर सकते हैं बाहर के फ्यूचर एक्सचेंज में, उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन जो छोटे हैं उनको जो प्राइसेस सही हुए हैं इंटरनेशनल की वजह से काफी नुकसान है। और ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस है पिछले काफी सालों का, जब भी वायदा बाजार के जो प्राइसेस रहते हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से कम ही रहते हैं। जो हमारे लैंडिंग कॉस्ट आती है हमको, उससे कभी भी ऊपर नहीं आया है। ये हेजिंग मैकेनिज्म की तरह से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। जहाँ तक मैंने क्रॉप की बात शुरू की थी, तो फार्मर्स को गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस मिले, जिससे कि वो आगे अच्छा फसल में इंटरेस्ट सके। उसके लिए भी अगर वायदा बाजार नहीं होगा तो फार्मर्स को एक प्राइस इंडिकेशन नहीं मिल पाएगा। आप देखिए सोया में प्राइसेस के पीक पर जाके 80-90,000 से अब वापस 50,000 आ गए हैं। एमएसपी हमारी 43,000 पर टन की है। अगर वायदा नहीं होगा, आगे का क्लैरिटी नहीं होगी फ्यूचर की कि हम क्या कर पाएंगे। इसलिए हमारा है कि विद द डेली लिमिट जो लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, या जो फ्लक्चुएशन लिमिट गवर्नमेंट लगाती है, तो वो अपना अप्रोप्रिएट लगा करके वायदा खोलना चाहिए, जिससे ट्रेड एक स्मूथ चलता, कन्वीनियंस रहेगी। झुनझुनवाला साहब, आपसे आखिरी सवाल होगा एडिबल ऑयल मिशन को लेकर सरकार की तैयारी। नीति आयोग के मेंबर जैसा रमेश चांद ने कहा भी था कि सरकार की तैयारी है कि एडिबल ऑयल मिशन को जल्द लॉन्च किया जाए। हालांकि काफी समय से इस पर चर्चा हो रही है, ग्राउंड पर इसका कितना फायदा होगा, क्या लग रहा है आप लोगों का? आपका स्टांस क्या है सी की तरफ से? मैं आपकी क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर, एडिबल ऑयल मिशन की बात कर रहा था। नीति आयोग की तरफ से, जो नीति आयोग के मेंबर हैं रमेश चांद साहब, उन्होंने कहा कि ये अब सरकार की तरफ से जल्द इसे लॉन्च किया जाएगा एडिबल ऑयल मिशन को। तो आप लोगों सी की तरफ से आप लोगों का स्टांस क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? सॉरी, मुझे आप बात समझ शायद सर आप बाहर है, बाद में इस सवाल पे बात करेंगे, लेकिन शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। दो चीज, एक तो सी के नए प्रेसिडेंट थे अजय झुनझुनवाला साहब, बाहर ट्रैवल कर रहे थे, बात ज्यादा नहीं हो पाई। पहला, वायदा बैन हटाने की मांग कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, किसानों को अगर बेहतर भाव देना है, तो प्राइस इंडिकेटिव के तौर पर, और साथ ही यहाँ प्राइस डिस्कवरी के लिए एक वायदा बाजार मैकेनिज्म जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बेहतर है शायद। साथ ही उनको लग रहा है कि भाव में 5 से 7% की नरमी आगे भी आ सकती है खाने के तेल को। तो दो सवाल जो उनसे हुए, उनका क्रक्स यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अगले दर्शक का सवाल ले, उससे पहले एक बार गोल्ड पर आपका व्यू केडिया जी नहीं हुआ था। जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे हैं गोल्ड में निचले स्तरों से, क्या लग रहा है ये तेजी यहां से और बढ़ेगी शाम के सत्र में? हाँ बिल्कुल, अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा था रुपए में जो गिरावट बनी हुई है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा था कल तक। बट आज इंटरनेशनल में हमने देखा 1620 से मार्केट रिकवर करके 1640 के करीब ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है कि वापस 1670 तक का एक पुलबैक दिखा देगा, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट पे हम 49,850 से लेके 50,000 के करीब जा सकते हैं। 50 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अगले 2-3 दिनों में। तो मुझे लगता है 49,000 से 50,000 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड करेगा। इवनिंग सेशन के लिए लेके चलिए, 650 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह गोल्ड में दे रहे हैं इवनिंग के लिए। जो पहला टारगेट, हालांकि इनके टारगेट के बेहद करीब आ चुका है, नया टारगेट इन्होंने दिया है बढ़ाकर 49,600 के लिए, 100 रुपये ऊपर का टारगेट रिवाइज किया है ऊपर की तरफ। अगले दर्शक हमारे साथ हैं एसके बंसल है ग्वालियर से। जिंक में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। जिगर, जिंक में क्या करना चाहिए इनको? जिंक की बात करें तो जिंक में हायर लेवल से काफी करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि आज जो रिकवरी आई है, जरूर हो सकता है कि ये रिकवरी तकरीबन 270 तक के लिए और एक्सटेंड हो, बट मुझे लगता है कि प्राइसेस वहां पर भी सस्टेन नहीं होंगे। तो इंट्राडे बायर्स जो है शाम के लिए मुझे लगता है जिंक में सेलिंग में रहना चाहिए, 270 के करीब बेचे, 272 का स्टॉप लॉस रहेगा, 265 के टारगेट एक बार आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे।
कृष्ण हैं बागपत से, चांदी में क्या पोजीशन बनाएं? चांदी में किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए केडिया जी? देखो रिसेंटली भी हमने देखा चांदी के अंदर जिस ढंग से प्राइजेस 52-53 हजार से रिकवर करके 58,000 दिखाई, ये बताता है कि मार्केट लोअर साइड में सस्टेन ही गया। गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी गिरावट है, तो आई थिंक प्राइजेस को 58,500 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है अगली बड़ी तेजी के लिए। टाइमिंग लेके चला जा सकता है ऊपर में। हमें लगता है चांदी के अंदर आज के लिए 56,500 से 56,800 का लेवल दिखेगा, बट ओवरऑल 58,500 तक का लेवल अगले 7-8-10 दिन में देखने मिल सकता है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अनुज हैं दिल्ली से, इनका सवाल आया है एल्युमिनियम में फिर कब से तेजी आएगी, ये सवाल है इनका। क्या लग रहा है जिगर, कब से तेजी आएगी एल्युमिनियम में? जिगर आपसे मेरा सवाल था एल्युमिनियम में, क्या कब से वापस से उस तरह की तेजी देखने को मिलेगी एल्युमिनियम में? जी, एल्यूमीनियम में अभी भी गिरावट है। मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी वीकनेस बाकी है। एक बार 186, 185 के लेवल्स एल्यूमीनियम में अभी भी आते हुए दिखेंगे। जो बड़ी तेजी है उसके लिए मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा फंडामेंटल टर्न अराउंड होगा, तभी जाके हमको बड़ी तेजी दिखेगी। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि 198, 200 ये लेवल काफी अच्छा रहेगा। इन लेवल्स के ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें बड़ी तेजी दिखेगी। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक जो एल्यूमीनियम का ओवरऑल बायस रहेगा वो साइडवेज टू नेगेटिव कंटिन्यू रहेगा। अस्मिता है मुंबई से, क्रूड बाई करे या सेल, क्रूड पर क्या सलाह देंगे आप जिगर? क्रूड की बात करें तो क्रूड में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म अपसाइड रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि इनिशियल जो अपसाइड का मोमेंटम है 6430 का ब्रेकआउट है। 6430 के ऊपर 6580 के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल क्रूड में खरीदारी करके चले, 6270 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगले दर्शक है राहुल है मुंबई से, 10 लॉट कॉपर किस रेट पर खरीदना चाहिए? केडिया जी किस रेट पर आप एंट्री की सलाह देंगे कॉपर में राहुल को? देखिए पोजिशनिंग थोड़ा सा कम रख के चलिए, बिकॉज मार्केट धीरे धीरे लोअर लो पे लोअर हाई का पैटर्न बना रखा है। तो मुझे लगता है कि इंटरडे के लिहाज से अगर देखें तो 634 के करीब लेके चलिए। अपसाइड मुझे लगता है कि लिमिटेड रहेगा, जो करीबन ऑलमोस्ट हायर साइड की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर के अंदर 638, 640 तक का लेवल दिखा देगा। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। राहुल हैं सिरसा से, ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है? ग्वारगम के एक्सपोर्ट के कुछ डेटा है क्या आपके पास केडिया जी? हाँ देखिए जुलाई तक की अगर बात करें तो काफी एग्रेसिव थे नंबर्स, एज ऑफ नाउ सामने नहीं है मेरे, बट जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन है। बट उम्मीद की जा रही है जिस दिन से एनर्जी क्राइसिस है और कच्चे तेल के रैंकिंग के ऊपर जो यूके में बैन था वो हटा दिया गया है, जिसके चलते डिमांड रहेगी। बट यूएस में एक हरिकेन आया हुआ है इवान, जिसके चलते काफी रिस्क में जो ऑपरेशन है वो थोड़े कम हुए हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे जाकर एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा केडिया जी, वक्त खत्म हो चुका है। राजीव अग्रवाल है दिल्ली से, दिवाली तक व्हीट के प्राइस कहां तक जाते देख रहे हैं आप? व्हीट के प्राइसेस में मुझे लगता है 2650 तक का लेवल दिख सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन टाइट रही। ओके, तो ये व्यू है व्हीट को लेकर। शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका, आप लोगों ने फटाफट से सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।